हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम अच्छे से फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले भी हमने ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में आपको बताया था। इसी प्रजाति का एक था ब्लैक नेक्ड, जिसकी गर्दन ब्लैक होती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और पेपर के बहुत कम दिन दोस्तों बचे हुए हैं। और मैंने बोला था कि आपको लगभग 45 प्लस स्पीसीज बताऊंगा, तो उसमें ये 8वां नंबर है। यहाँ ऊपर 8वां लिखा होता है। ठीक है, तो जो थंबनेल में 8वां लिखा होगा वही होगा। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके बहुत जल्दी इसको खत्म कर लेंगे। तो चलते हैं सीधे। यूपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है। देखिए, मैंने प्रश्नों को भी लगा रखा है और बहुत सारे प्रश्न हैं। ये तो मैंने कुछ छांट के निकाल करके रख दिए हैं। आप यहाँ भी देख लीजिए। ये देखिए, 2020 में पूछा गया, 2020 में 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ए सीरीज का। फिर आप नीचे देख लीजिए। इस तरह से जीव जंतुओं से संबंधित यूपीएससी बार बार प्रश्न पूछता है, तो इसको आप हल्के में मत लेना। जितने स्पीसीज, लेकिन जितने मैं करा रहा हूँ ये सारी स्पीसीज हैं, इनके बाहर कोई भी स्पीसीज नहीं आएगी। जो भी आएगी आप आराम से उसको कवर कर लोगे, या तो फिर करंट अफेयर से पढ़ते रहो। जो चीज़ें नहीं आएंगी तो करंट अफेयर से देख लेना। बाकी 45 के आसपास हम स्पीसीज आपको बताएंगे। 45 प्लस, इसी से ही आपकी स्पीसीज अगर आएगी तो फंस जाएगी। इससे बाहर कोई भी तैयारी नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स आप देखते रहिएगा। ये देखिए, इस तरह से कोई पौधे की कोई विशिष्ट प्रजाति है तो उससे भी यूपीएससी पूछ लेता है। तो हम पौधे की भी कुछ प्रजातियों को इसमें रखे हुए हैं, उसको भी कवर करेंगे। तो आपको अच्छे से इसके बारे में देखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं सीधे, पढ़ते हैं कि सारस के बारे में ये क्या है। तो यहाँ पर इसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते थे। सारस क्रेन, जिसको हम क्रेन बोलते हैं, ये साइंटिफिक नाम आपको याद करने की जरूरत है। दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। अब आप कहोगे कि कॉमन सेंस यहाँ पर लगाने वाले बच्चे क्या कर देंगे कि बड़ा पक्षी है। अब देखो, काफ़ी बड़ा, तो आपको लगेगा कि ये नीचे उड़ता होगा, ऊपर नहीं उड़ता होगा। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ऊंचा उड़ लेता है। ठीक, तो सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 152 से 156 सेंटीमीटर होती है। आपको लगभग पता होगा कि 150 सेंटीमीटर के आसपास 5 फीट होता है। तो ये 5 फीट से प्लस होता है तक होती है। इनका जो शरीर होता है मुख्य रूप से धूसर ग्रे रंग का होता है। आप देख लो यहाँ पर, देखिए ग्रे रंग का है। ठीक है, और ये गर्दन से चोंच के बीच का जो एरिया है सर के आसपास का, ये ब्लैक एंड रेड होता है। हल्का सा ब्लैक रेड, गहरा मैरून कलर मान लो। इनका सिर और गर्दन का ऊपरी हिस्सा लाल रंग का होता है। इनके पंखों का फैलाव विंग स्पैन 240 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब काफ़ी बड़े पंख होते हैं। 240 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? 150 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 240 का दुगना हो गया लगभग। ठीक है, तो मतलब कि ठीक है, तो यह वजन, इसका वजन जो है 7 से 8 किलोग्राम के आसपास होता है। अब इतना याद मत करो, 8 किलोग्राम या 7 किलोग्राम आप ध्यान में रखो। जो नर सारस होता है वो मादा की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं। आवास और वितरण, ये पक्षी मुख्य रूप से आर्द्र भूमि, दलदली क्षेत्रों, नहरों, तालाबों, बाढ़ वाले धान के खेतों में निवास करते हैं। आपको पता है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में धान के खेतों में निवास करते हैं। आपको पता है कि खेतों में जब गर्मी का समय होता है, जब बारिश होती है, तो इनकी आवाज़ सुनाई देगी। उसी समय इनका मेटिंग का भी टाइम होता है, तो ये अपनी सुरीली सुरीली आवाज़ निकालते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि बारिश होने वाली, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत में इनका मुख्य वितरण गंगा के मैदानी इलाकों और पश्चिमी भारत, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि इनका मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, ये याद रखना। और यहीं पर जो आर्द्र भूमियाँ पाई जाएंगी, उन्हीं आर्द्र भूमियों में इनका निवास स्थान होता है। तो उन आर्द्र भूमियों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। वैश्विक स्तर पर दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं। यह उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो पता ही है, 1972 की अनुसूची में इसको स्थान भी दिया गया है, चौथा। सारस, जिसको हम क्रेन बोलते हैं, मुख्य रूप से आर्द्र भूमि का पक्षी है। यह घने जंगलों वाले राष्ट्रीय उद्यानों और के बजाय जल प्रधान अभ्यारण्यों में अधिक पाया जाता है। जहाँ पर जल अधिक पाया जाता है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनको और अच्छे से देख लो। ये जब पंख फैलाते हैं तो ये 240 सेंटीमीटर तक चली जाती है इनकी पंख फैलाने की कला। ठीक है, और नर की अपेक्षा, मादा की अपेक्षा ये नर जो होता है उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लंबे होते हैं। ये मुख्य बातें हैं। इनकी गर्दन के आसपास, गर्दन और मुख का जो कलर होगा वो रेड कलर, मैरून कलर का थोड़ा सा हो जाता है। सारस क्रेन के मुख्य आवास, तो यहाँ पर मुख्य आवासों को पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है। भले सारस के बारे में पूछे, हो सकता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ ले, ये कहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, राजस्थान के आसपास है। विशेषता यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और रामसर साइट है। यहाँ सारस के जोड़े स्थायी रूप से प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। सरसई नावर झील, ये इटावा उत्तर प्रदेश में है। यह आमतौर पर रामसर साइट है, जिसे विशेष रूप से सारस क्रेन के संरक्षण के लिए पहचाना जाता है। इनकी सघनता सबसे अधिक है। सारस की जो सघनता यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगी। समान पक्षी अभ्यारण्य, समान बर्ड सेंचुरी, ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है, 1990 में स्थापित। इस अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य सारस क्रेन की बड़ी आबादी को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक, इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पूछ लेता है। सुल्तानपुर, ये उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर नहीं है, ये हरियाणा का गुरुग्राम क्षेत्र में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, यह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के पास सारस क्रेन का सबसे एक महत्वपूर्ण आवासीय और प्रजनन स्थल है।
नल सरोवर पक्षी अभयारण्य अहमदाबाद सुरेंद्रनगर गुजरात में है। नल सरोवर याद रखना, नल सरोवर अहमदाबाद गुजरात। गुजरात की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि में सारस के लिए एक प्रमुख पश्चिमी आवास है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, अब ऐसी चीज़ें तो याद हो जाएंगी, चंबल है तो इसका मतलब ये मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश के बीच का कुछ ऐसा भाग होगा। ये किस लिए फेमस है? चंबल नदी घड़ियाल के लिए। उत्तर प्रदेश कैसी नदी है? स्वच्छ पानी की नदी है, तो स्वच्छ घड़ियाल स्वच्छ पानी में होता है। तो उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश का ट्राई जंक्शन मतलब तीनों का, मतलब ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है और ये आपका मध्य प्रदेश है। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये आपका इनके लिए अनुकूल है। किसके लिए? सारस के लिए। यह मुख्य रूप से घड़ियालों के लिए है, आपको पता है, लेकिन इसके नदी किनारे वाले वेटलैंड सारस के लिए उत्कृष्ट आवास प्रदान करते हैं। ठीक। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश के सारस बेल्ट में स्थित होने के कारण यहाँ सारस नियमित रूप से देखे जाते हैं। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों, इनसे यूपीएससी सवाल बना देता है। और इनके बिहेवियर में और इनकी डाइट क्या है इनके बारे में पढ़ते हैं। व्यवहार और आहार। सारस एक सर्वाहारी ओमनीवारस पक्षी है। कई लोग सोचेंगे कि ये केवल घास वास खाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कीड़ों को भी खाता है। तो जो जलीय पौधों के कंद मतलब तने जिनको बोलते हैं, बीज, कीड़े मकोड़े, क्रस्टेशियस में छोटे छोटे जो है कीड़े मकोड़े आते हैं, जैसे कि क्रोकोच हो गया, हाँ, 8 पैर वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है। तो मेढक और छिपकलियों का भक्षण करता है। ये पक्षी एक पत्नित्व, इंग्लिश में याद करो, मोनोगेमस के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है ब्लैक नेट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये एक ही व्यक्ति के साथ मतलब एक ही पक्षी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करते थे। मतलब एक सारस की मादा, ठीक है, तो दोनों एक साथ पूरा जीवन, मतलब जैसे आपको पुरुष में दिखाई देगा, पुरुष मतलब कि पुरुष और महिला में कि पूरा जीवन वो एक साथ बिताते हैं इस तरह से। तो ये एक आदर्श प्रतिरूप माना जाता है भारतीय संस्कृति में भी, जो जीवन भर के लिए जोड़ा बनाते हैं। इनका प्रजनन काल आमतौर पर मानसून जुलाई से अक्टूबर के दौरान होता है, तब जब ये उथले पानी में जलीय वनस्पतियों में बड़े घोंसले बनाते हैं। उथले पानी में बड़े घोंसले बनाते हैं, अभी हम दिखाएंगे इसको आगे। सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व क्या है? तो सांस्कृतिक महत्व इसी तरह से आप देख लोगे कि ये जोड़े में रहते हैं और जीवन भर एक ही जोड़े के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिक ये आदर्श स्थिति है और गाने भी कई बने हुए हैं। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में सारस को वैवाहिक निष्ठा और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रामायण के अनुसार ऋषि वाल्मीकि ने एक शिकारी द्वारा सारस के जोड़े में से एक को मारने पर जो विलाप किया था, उसी से उनके मुख से पहला श्लोक निकला था। पारस्की रूप से ये वेटलैंड इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के संकेतक होते हैं, इंडिकेटर्स माने जाते हैं। इनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि यह स्वच्छ जल का कारण है। मतलब अगर स्वस्थ जल का कारण क्या है, मतलब एक तरीके से अगर स्वस्थ जल है, अगर ये वहां पर उपस्थित है, ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर इस तालाब में स्वस्थ जल मिलेगा। ठीक, संरक्षण स्थिति को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो IUCN में इनको वल्नरेबल में रखा गया, मतलब कि नियर थ्रेटेंड से कम है और इंडेंजर्ड से थोड़े से ज़्यादा है। इसका मतलब वल्नरेबल की स्थिति अभी नाजुक है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ानी है, तो अभी IUCN ने इसको रेड डाटा लिस्ट में अपने वल्नरेबल में रखा था। साइट्स में सेकंड में रखा है, साइट्स की परसिस्ट सेकंड में, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल 4 में। तो ये याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपको याद करना है, अभी तक हमने जितनी स्पीसीज पढ़ी जो साइट्स की परसिस्ट में होता था वही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की परसिस्ट में भी होता था। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सारस को अनुसूची 4 में रखा गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में, और साइट्स में सेकंड में रखा गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना। खतरे क्या है? आपको पता है कि मुख्य खतरे में थोड़ा सा देखोगे तो क्या है, जो इनकी आर्द्रभूमि है तो इनकी आवास का क्या हो रहा है, खंडन हो रहा है। यहाँ पर आर्द्रभूमियों को ढक करके उसमें बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, शहरीकरण का विकास हो रहा है, कृषि क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, तो इनके लिए खतरा होगा। तो ये कहाँ रहेंगे? चले जाएंगे। तभी सांप वगैरह भी आपको देखते हो कि सांप क्यों घर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उनके जंगल खत्म हो रहे हैं, आप खुद उनके ज़मीन पर रह रहे हैं। ठीक है, फिर इसके साथ साथ ये उड़ते हैं तो हाई टेंशन तार भी दिक्कत करेगा इनके लिए। तो आपको पता है कि गोडाउन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ब्लैक नेट के बारे में भी हम लोगों ने यही चीज़ पढ़ी। फिर इनके जो अंडे होते हैं, चाहे वो GIB के हों, मतलब कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हों, सारस के हों, या ब्लैक नेट सारस के हों, ये ज़मीन में देते हैं अंडे। तो ज़मीन के अंडे कुत्ते, शिकारी कुत्ते वगैरह खाने का डर बना रहता है, तो इनकी संख्या भी कम होती है। और इनकी जो प्रजनन दर है 20 से 30% है, क्योंकि जो भी ये बच्चे देते हैं, ये अंडे देते हैं, तो उनको कुत्ते वगैरह शिकारी वगैरह खा लिए जाते हैं, शिकारी कुत्तों वगैरह। तो आर्द्रभूमि का कृषि भूमि ये शहरीकरण के लिए नष्ट होना इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा हाई टेंशन वाले बिजली के तार से टकराना, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, भाई जो बीज ये खाते हैं उसमें कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इनको दिक्कत करती है। आप गिद्ध को भी देख लो, गिद्धों की संख्या क्यों है? डाइक्लोफिनिक जो एक गायों को, मवेशियों को जो एक दवा खिलाई जाती थी, ठीक है, उसमें डाइक्लोफिनिक होता था। डाइक्लोफिनिक कहीं ना कहीं गिद्ध वगैरह की किडनी खराब करने में एक कारण बना, जिनसे उनकी संख्या यकायक रूप से बहुत तेजी से गिरी। ठीक है, तो कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, आवारा कुत्तों द्वारा अंडों का शिकार होना भी इनकी संख्या को कम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रजनन संबंधी जानकारी। प्रजनन काल और अनुकूलन स्थिति। सारस किरण का मुख्य प्रजनन काल भारत में मानसून जुलाई से अक्टूबर के दौरान होता है। चूंकि ये पक्षी अभ्यारण्य
वेटलैंड पर निर्भर है, इसलिए भारी वर्षा इनके लिए आदर्श स्थिति पैदा करती है। हालांकि उपयुक्त परिस्थितियां होने पर ये साल भर भी प्रजनन कर सकते हैं। ठीक, प्रेमालाप और नृत्य, कोर्टशिप डिस्प्ले। प्रजनन की शुरुआत एक शानदार कोर्टशिप डांस से होती है। आपको पता है कि जब मादा को आकर्षित करते हैं कौन, नर, पक्षी हो या किसी भी स्पीसीज में, तो वो एक अलग तरीके से क्रियाकलाप करते हैं। जैसे आप मोर को देखोगे तो वो भी पंख फैला करके नृत्य करता है। तो यहाँ पर कोर्टशिप डांस से होती है। नर और मादा एक दूसरे के सामने अपने पंख फैलाकर कूदते हैं, झुकते हैं और हवा में उड़ने का नाटक करते हैं। इस दौरान वे एक विशिष्ट यूनिसन कॉल करते हैं, जिसमें वे अपनी लंबी गर्दन ऊपर उठाकर जोर से तुरही, एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी जैसी आवाज़ निकालते हैं, जो उनके अटूट बंधन को दर्शाता है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। घोंसला का निर्माण, ये पक्षी उथले पानी या ध्यान के खेतों के बीच विशाल घोंसला बनाते हैं। ये घोंसले जलीय परिस्थितियों, घास और जड़ों से बने एक ऊंचे द्वीप की तरह काम करते हैं। जैसे कि मान लो ये नदी है तो बीच में जो है, मतलब तालाब है, इसके बीच में यहाँ पर घोंसला बनाएंगे। ठीक, जिनका व्यास 2 मीटर तक हो सकता है, मतलब काफ़ी बड़ा हो सकता है। ये यहाँ पर दिखा देते हैं, ये आपका कोर्टशिप डांस और यूनिसन कॉल डांस इस तरह से करते हैं और ये कॉल निकालते हैं। ठीक है, और घोंसला कैसे बनाते हैं, ये आपका घोंसला देख लो, देखो काफ़ी ऊंचा है कि अगर पानी खेतों में भर भी जाए तो ऊपर तक जल्दी नहीं आ पाएगा। तो इतना मतलब इनके अंदर दिमाग होता है, तो ये याद रखना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, देख लेना इस तरह से। अब आपके दिमाग में ये चीज़ बनी रहेगी कि यूनिसन कॉल यूपीएससी अगर रख देगा क्या होता है, या कोर्टशिप डांस रख देगा। अब आपको लगेगा कोर्टशिप डांस, ये तो हो सकता है कि किसी, अब यहाँ पर रख दे कोर्टशिप डांस किससे संबंधित है, पक्षियों से संबंधित है, सारस से संबंधित है, शेर से संबंधित है, या पुरुषों के भरतनाट्यम के किसी एक नृत्य से संबंधित है। तो कई बच्चे लगा देंगे कि इसको भरतनाट्यम या कोई भारतीय नृत्य के बारे में लिख देगा। तो यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर आगे हम देखते हैं, घोंसले को पानी की सतह से थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा है ना ये, ताकि बाढ़ से अंडों को बचाया जा सके। रोचक तथ्य यह है कि ये जोड़े कई वर्षों तक एक ही घोंसले का उपयोग और मरम्मत कर सकते हैं। क्लच आकार और सेने की प्रक्रिया, मतलब कि जो अंडे देते हैं उसको जो ध्यान रखना है, उसको कैसे इंक्यूबेशन करना होता है। तो मादा आमतौर पर 1 या 2 अंडे, कभी कभी 3 अंडे भी दे देती है, जो चाक, मतलब कि वाइट कलर, सफ़ेद रंग के होते हैं। चौक जो बोर्ड पर लिखते थे पहले, चौक से, खड़िया जिसको बोलते हैं वो। अंडों को सेने इंक्यूबेशन की अवधि 27 से 35 दिन तक होती है। इस प्रक्रिया में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। आमतौर पर मादा रात में और नर दिन के समय अंडों की रक्षा करते हैं। तो आप वैसे भी देखते हो कि अपने पारिवारिक प्रणाली में पुरुषों और महिलाओं में देखते हुए कि हम लोग जो परिवार का निर्माण करते हैं तो बच्चों की देखभाल दोनों करते हैं। इसी तरह से ये भी जीवन भर रहते हैं एक साथ सारस, तो ये भी एक दूसरे की देखभाल करते हैं। तो दिन में मादा करती है और रात में कौन करता है, सॉरी, यहाँ पर आमतौर पर मादा रात में और नर दिन के समय अंडों की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। चूजों का विकास, अंडों से निकलने के कुछ ही घंटों बाद चूजे चलने तैरने लायक हो जाते हैं। वे अगले 3 से 6 महीने तक अपने माता पिता के साथ रहते हैं। उनसे भोजन खोजना सीखते हैं। लगभग 85 से 100 दिनों की उम्र में, मतलब 85 से 100 दिन के बीच में वे पहली बार उड़ान भरने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये इतना डीप जाके हम क्यों पढ़ रहे हैं, डीप तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने इससे संबंधित प्रश्न पूछा है। अभी मैं दिखाता हूँ। सारस के प्रजनन की सफलता दर, सक्सेस रेट केवल 20 से 30% के आसपास होती है, जिसका मुख्य कारण आवारा कुत्तों द्वारा अंडों का भक्षण और कृषि गतिविधियों में मानवीय हस्तक्षेप, इस कारण से इनकी संख्या घट रही है। इसलिए वल्नरेबल की स्थिति में, नहीं तो इनकी संख्या और बढ़ सकती है। अब देखिए, यूपीएससी ने 2020 में हाथियों से संबंधित प्रश्न पूछा था। हाथियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो हो सकता है अब हमको यहाँ पर पीवाईक्यू देख करके ये अंदाजा लगाना है कि यूपीएससी इसी स्ट्रक्चर में किसी भी पक्षी, पशु, जानवरों के बारे में लिख करके पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह है। समानता 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे देते हैं। भारत में राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या। इस तरह से हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। अब यही सारस के बारे में रख करके पूछ लेगा इस तरह का क्वेश्चन, तो फिर कैसे नहीं पूछ सकता। जब एक बार वो हाथी के बारे में पूछ सकता है तो सारस के बारे में, किसी और के बारे में पूछ सकता है। तो हमारा ध्यान यहाँ जाना चाहिए और इनको विशेष तौर पर पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम लोग इस सीरीज को पूरा 45 स्पीसीज, मैंने बोला 45 प्लस, इतना हम करेंगे। इसके बाद नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और वहाँ पर पहले से स्पीसीज, अब देखिए ये बहुत सोच समझ की सीरीज लाई गई। पहले स्पीसीज अच्छे से पढ़ लें, फिर जब नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि इनमें से कौन सी स्पीसीज मिलती है। तो आप पहले से पढ़ोगे तो दिमाग आपका और तेजी से चलेगा। फिर बायोस्फीयर रिजर्व में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसी तरह से पढ़ते हुए जाएंगे तो हमारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी। अब हम लोग पहले नेशनल पार्क पढ़ लेते, फिर स्पीसीज पढ़ते तो मज़ा ना आता। या ऐसा भी हो सकता था, एक चीज़ हमारे दिमाग में चल रही थी कि नेशनल पार्क जो है उसको पढ़ करके उसके अंतर्गत जो भी स्पीसीज पाई जाती है उनके बारे में पढ़ ले, लेकिन ऐसे तो बहुत सारी स्पीसीज हो जाएंगी, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये है कि इतनी स्पीसीज पढ़ लेंगे, फिर नेशनल पार्क में कोई स्पेशल और चीज़ आ गई तो हम ध्यान देंगे, बाकी इतने से ही आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर आएगा तो आपको ही नहीं, सबको दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर इतना ही रखते हैं। आगे जो है हमारे पास, इसके बाद हम लोग 9वें नंबर पर
स्नो लेपर्ड के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, स्नो लेपर्ड के बारे में आपको पता है, हमने ये पीपीटी देखो बनाई रखी है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर पढ़ा नहीं रहे, क्लास नहीं डाल रहे हैं, ये सब बनी रखी होती हैं, बस हमको पढ़ाना होता है। बस इसमें केवल क्वेश्चन को सेट करना होता है कि कौन से क्वेश्चन को हम लगा कर यहाँ पर दिखा दें। ठीक है दोस्तों, तो फिर इतना ही रखते हैं यहीं तक। धन्यवाद।